अच्छा, इनके जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला आपको लिखने तो नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवा रहा हूँ कि फॉर्मूला मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला बनाने आपको आने चाहिए। अब जैसे कोबाल्ट टू क्लोराइड है, कोबाल्ट एक ट्रांजिशन मेटल है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। कोबाल्ट +2 भी हो सकता है, कोबाल्ट +3 भी हो सकता है। यहाँ पे ये 2 जो लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि कोबाल्ट जो है वो +2 है और क्लोराइड -1, तो ये फॉर्मूला बनेगा COCl2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ईच क्लोराइड मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। अच्छा, ये जो है स्टेटमेंट जो है ये रिपीटेड स्टेटमेंट है, ये आपको ऐसी लिखी भी मिलेगी यार क्वेश्चन में। मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार जो आपने आंसर में लिख दिया है वो दोबारा किसी पार्ट में वो आंसर नहीं हो सकता। वो एक से दोबारा बार आप लिख सकते हो। मोर देन वंस मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 बार भी आ सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगर कभी आया भी है तो वो ही एक चीज 2 बार यूज हो सकती है, 2 से ज्यादा बार यूज हो ही नहीं। अच्छा जी, पहला कह रहा है स्टेट विच क्लोराइड कंटेन्स अ कैटाइन विद अ चार्ज ऑफ +2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला समझ आता है तो आपको पता है कि किस किस का चार्ज +2 है। जैसे अभी हमने देखा कोबाल्ट टू क्लोराइड का। क्या और कोई ऐसी क्लोराइड है जिसमें चार्ज +2 हो? अब जैसे आयरन 3 हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। आयरन 3 क्लोराइड होगा FeCl3, इसमें आयरन 3 है मतलब आयरन का चार्ज 3 पॉजिटिव है। पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम ग्रुप 1 का है, इसलिए इस पे चार्ज +1 होगा, क्लोराइड -1 तो KCl, तो पोटेशियम पे चार्ज +1 है। अच्छा, सिल्वर भी जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। अब देखो नोट टेकिंग साथ साथ करते जाना। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपको याद होनी चाहिए। सिल्वर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। सिल्वर किसी ग्रुप 1, 2 और 3 में तो नहीं है, तो जो आप इस पे चार्ज कैसे डिसाइड करोगे? देखो सिल्वर जो है वो चार्ज हमेशा +1 ही बनाता है, ये +2 +3 बनाएगा ही नहीं। तो सिल्वर के बारे में लिख लो अपने पास कि सिल्वर हमेशा +1 ही चार्ज बनाएगा। इसलिए देखो उसने सिल्वर 1 क्लोराइड नहीं लिखा है, कहीं कहीं उसने सिल्वर 1 क्लोराइड भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है। कंफ्यूजन ये होती है कि भाई इसका चार्ज क्या होगा। तो सिल्वर का चार्ज आपको याद होना चाहिए, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ +1 चार्ज ही बनाता है, सिल्वर +2 +3 नहीं बनाता। सिल्वर इज ऑलवेज +1। तो सिल्वर का लिख लो अपने पास कि आपको याद होना चाहिए, दिस इज AgCl। इसी तरह जो सोडियम है ग्रुप 1 का है, Na+1 बनता है इसका Cl-1, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है अनस, ये यस यूट्यूब पे अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा। इस ईयरली पास पेपर्स की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें ये सारे डेली के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड होते रहेंगे, अपलोड हो जाएंगे उस पर, डोंट वरी। अच्छा, स्टेट विच क्लोराइड कंटेन्स अ कैटाइन विद अ चार्ज ऑफ +2, तो दैट इज कोबाल्ट टू क्लोराइड। तो आपने इसमें पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है ना कोबाल्ट टू क्लोराइड, वैसे ही आपने नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है, दिस इज कोबाल्ट टू क्लोराइड। पार्ट बी में कह रहा है कि रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब देखो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? आपने एसिड एंड बेसिस में टेस्ट फॉर आइंस पढ़ा है। अब देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि कौन से चैप्टर से, तो मैं यही तो इसलिए तो ईयरली करवाना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, आपको क्या रिवाइज करना है। टेस्ट फॉर आइंस का एक टेबल है एसिड एंड बेसिस में, जिसमें आपने आइंस की टेस्टिंग पढ़ी है। आप दो तरह से टेस्ट करते हो मेटल आइंस को, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, या आप एक्वस अमोनिया डालते हो। तो वो जो टेबल है आपके पास जिसमें आप टेस्ट फॉर आइंस करते हो, तो उसमें जो आइन होता है वो एक रिस्पेक्टिव कलर देता है, या तो वो प्रेसिपिटेट देगा, या एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्सेस एक्वस अमोनिया डालने पे वो प्रेसिपिटेट फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा और कोई कलर्ड सोल्यूशन देगा या कलरलेस देगा। तो आपको वो याद रखना है। अब वो ये कह रहा है कि हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है टू फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें कौन देता है? आयरन 3 पॉजिटिव आइन देता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन 2 पॉजिटिव आइन है, वो ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है। सिमिलरली आयरन 3 पॉजिटिव आइन जो है वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल याद करना है, ये अपने पास लिख लो। अगर किसी को ये अभी नहीं याद था तो अभी लिख लो कि मुझे टेस्ट फॉर आइंस का टेबल याद करना है कल से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आते रहेंगे। तो ये है आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आंसर नहीं है आपका, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है और उसमें कहाँ पे कौन सी चीज आपको याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। तो अपने पास नोट टेकिंग में हर
एयर के साथ जो जो लिख रहा हूँ ना, जैसे आपने सिल्वर वन क्लोराइड, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ये आपको टेस्ट फॉर आइंद आज बैठ के रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, टेबल याद करना है, ये चीजें याद रखना। ठीक है। अच्छा, पार्ट सी में कह रहा है इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा जी, अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल है जो कि हमने एसिड एंड बेसिस में पढ़ा हुआ है। कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये सारे क्लोराइड्स हैं, तो क्लोराइड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। अब लेड टू क्लोराइड तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड इसका ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज पार्ट डी में कह रहा है रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड when warmed to produce a gas which turns damp red litmus paper blue। अब ये कहाँ पे मिलेगा? टेस्ट फॉर गैसेस में। देखो, एक टेस्ट फॉर आइंस, टेस्ट फॉर कैटाइन और टेस्ट फॉर एनाइन के दो टेबल बने हुए हैं। एक ही आपका पेज है जिसमें टेस्ट फॉर कैटाइंस भी है, टेस्ट फॉर एनाइंस भी है। एसिड एंड बेसिस के हैंडआउट का सेकंड लास्ट पेज है ये, उसमें टेस्ट फॉर गैसेस भी है। अब ये कह रहा है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है। तो वो कौन सी गैस का टेस्ट है जो कि डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है? वो है अमोनिया गैस। तो ये जो गैस निकल रही है ये तो अमोनिया गैस है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि एक ही गैस ऐसी है जो कि डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है। और आपने करा क्या है, इनमें से किसी एक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करा है, वार्म करा है ना, मतलब हीट करा है। तो हमारे पास अमोनियम सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, अगर तुम याद करोगे अल्कली में हमने अल्कली के रिएक्शंस पढ़े थे। व्हेन अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है ना, व्हेन अल्कली आर हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स तो दे प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस कब बनती है? जब आप अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करते हो। अमोनियम सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे तो क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम सॉल्ट अमोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है, अमोनियम सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा अमोनियम सॉल्ट है? सारे क्लोराइड्स है, तो अमोनियम क्लोराइड है इसका आंसर। तो अमोनियम क्लोराइड, तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। देखो, ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा है? एसिड एंड बेसिस में पढ़ा है। और एसिड एंड बेसिस में ये रिएक्शन आपने पढ़ा है अल्कली के रिएक्शंस के साथ, कि अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, जब उनको किसी अल्कली के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसने लिखा हुआ है इसमें, उसके हीट करोगे तो सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया गैस बनेगी। सही है भाई? इर्तिजा, देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो बी सी डी वाले पार्ट हैं ये सारे के सारे एक ही चैप्टर से निकल रहे हैं, एसिड एंड बेसिस। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप अब आपके सामने, टेस्ट फॉर आइंस का टेबल तुम्हें याद करना है, इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल याद करना है और टेस्ट फॉर गैसेस का टेबल याद करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन में आपके 3 से 4 मार्क्स हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा सुफियान, देखो आपने, उसने ये पूछा था कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी क्लोराइड ऐसी ऊपर गिवन है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वार्म करेंगे तो गैस जो निकल रही है वो डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है। मतलब जो गैस है आपके पास वो अल्कलाइन गैस है। और अल्कलाइन गैस का कौन सी ऐसी गैस है जिसका आपने अल्कलाइन गैस का टेस्ट पढ़ा है? वो अमोनिया गैस है। और अमोनिया गैस कहाँ कहाँ कौन कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती है? एक रिएक्शन तो वो है जिसमें आप अमोनियम सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी किसी भी अल्कली के साथ, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, उसके साथ जब आप उसको हीट करोगे तो प्रोडक्ट में
एक नया सॉल्ट बनेगा, जैसे सोडियम और क्लोराइड मिलके एक सॉल्ट बना लेंगे, वाटर बनेगा और साथ में अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस में टेस्ट फॉर आइंस का टेबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल और टेस्ट फॉर गैसेस का टेबल, ये आपको याद करने हैं। अब कल वाले पेपर स्टार्ट करने से पहले, कल वाली क्लास से पहले, कि मेक श्योर उसको याद कर लो। अच्छा जी, पार्ट ई कह रहा है व्हेन एडेड टू वाटर कैन फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ 1। देखो पीएच 1 का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, क्योंकि पीएच आपका जब 7 से कम होता है, 1 से 7 के बीच में सॉल्यूशन एसिडिक होता है और 7 से 14 के बीच में पीएच अल्कलाइन होता है। अब वो कह रहा है कि पीएच 1 है, तो पीएच 1 का मतलब क्या है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। ठीक है, अच्छा जी, अब एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वो कह रहा है इनमें से कोई एक क्लोराइड है जिसको हमने पानी में डाला है और पानी में डालने पे एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। तो इनमें से सबसे वेल नोन एसिड जो मेरे सामने दिख रहा है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl। HCl को पानी में डालोगे तो एक्वस HCl बनेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोल्यूशन को एसिडिक कर देगा, जिसका पीएच जो होगा वो 1 होगा। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर है भाई, आगे चले। साइम पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें से 5 में से आपके 4 मार्क्स जो है वो एसिड एंड बेसिस से निकले। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस तुम्हारे सामने है एसिड एंड बेसिस की, पहले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 में कह रहा है द क्वेश्चन इज अबाउट पॉल्यूटेंट गैसेस। अच्छा, ये हमारे पास इसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो है एयर एंड एटमॉस्फेयर का। एयर एंड एटमॉस्फेयर मुझे पता है कि हम लोगों ने अभी ना तो ऑनलाइन क्लास में कहीं पढ़ा है, ना हम लोगों ने उसको फिजिकल क्लास में पढ़ा है। तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास मैं इसका आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, उसको एक बार देख लेना। बहुत आसान सा चैप्टर है, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है मुदस्सिर, अब डी पार्ट जो है ना वो बाद में डिस्कस कर लेना मुझसे व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन सच एज ऑक्टेन आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर कार्स। द लिस्ट शोज द गैसेस प्रेजेंट इन अ कार एग्जॉस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, नाइट्रोजन इज N2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2। ऑक्टेन जो होता है वो C8H18 होता है। जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया उनको पता है ऑक्टेन का फॉर्मूला कैसे बनाना है। ऑक्टेन एक एल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ऑक्टेन इज 8 कार्बन वाला एल्केन, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो C8H18 बन जाएगा। वाटर वेपर इज H2O। ठीक है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है स्टेट विच टू गैसेस इन द लिस्ट शो दैट इनकम्प्लीट कंबशन हैज टेकन प्लेस इन द कार इंजन। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास दो चीजें बनती है। इनकम्प्लीट कंबशन में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और दूसरी बात हमारे पास जो फ्यूल है हमारा वो पूरी तरह जल नहीं रहा है, पूरी तरह उसकी कंबशन नहीं हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास अनबर्न फ्यूल जो होती है वो भी ऐसी बाहर आ जाती है। मतलब जो ऑक्टेन पेट्रोल आपने डाला ना तो पेट्रोल गैस जले भी बाहर आ जाता है कुछ। तो जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन बेसिकली पेट्रोल है, तो कुछ ऑक्टेन भी बाहर आ जाएगा ऐसे ही बगैर जले हुए। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो है वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अनबर्न फ्यूल बनती है और एक चीज और बनती है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। हम कहते हैं कि कुछ कार्बन के पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं सूट। सूट वो होता है जो स्मोक को काला बनाता है। गाड़ी का जो धुआं अगर काला निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसमें अनबर्न कार्बन आ रहा है या अनबर्न फ्यूल आ रही है। ठीक है, ये एयर एंड एटमॉस्फेयर में तुम लोग पढ़ लोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो आती है ना, तो लिखा हुआ है ना। अच्छा, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट हमने अगेन अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर टेबल, टेस्ट फॉर गैसेस वाला टेबल। कार्बन जैसे अमोनिया का टेस्ट है टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो टेस्ट है वो क्या है, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर।
और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब ये याद रखना है आपको, टेस्ट फॉर गैसेस के टेबल में 5 गैसेस के टेस्ट लिखे हुए हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उन सब के टेस्ट आपको याद रखना है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की भी लिख सकते हो, क्लाउडी भी लिख सकते हो। तो ये एग्जैक्ट जो आपकी वर्डिंग लिखी हुई है ना उस टेबल में, वो एग्जैक्ट वर्डिंग आपने लिखनी है, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, देखो एफरवेसेंस जो निकलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो तब निकलते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है। हमारे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर किसी सोल्यूशन में प्रोड्यूस्ड हो रही है तो तब एफरवेसेंस बनाएगी ना, लेकिन गाड़ी के एग्जॉस्ट से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है तो वो सोल्यूशन तो नहीं है कोई। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, आपने कंफर्म करना है कि वाकई में इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। तो आप उन गैसेस को पास करवा दोगे लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वरना नहीं है। अच्छा, टू नेचुरल, अच्छा ये पार्ट सी और पार्ट डी मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम लोग एयर एंड एटमॉस्फेयर की मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, वो देख लो। तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि गिव वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास मीथेन जो होता है, एक तो पेट्रोलियम से निकलता है, क्रूड ऑयल से निकलता है, एल्केन होता है सबसे पहला एल्केन। दूसरा मीथेन जो होता है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर से मिलता है। जो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हम मीथेन काउ डंग से भी मीथेन बनाते हैं, तो वो डिके ऑफ वेजिटेटिव मैटर से भी मिलता है हमें। तो ये अगर अभी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन ये बड़ा आसान सी चीज है, थ्योरेटिकल पार्ट है। डिके ऑफ वेजिटेटिव मैटर इसका आंसर है। क्लियर? देखो अली, तुम्हारा सवाल सही है कि इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है और वाटर भी बन जाता है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि देखो कंप्लीट कंबशन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है ना। वो ये पूछ रहा है कि आपने डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कौन सी कंबशन कंप्लीट हो रही है, इनकम्प्लीट हो रही है। अगर आप बोलोगे कि भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो अगला बंदा बोलेगा कि भाई कंप्लीट कंबशन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो आपको कैसे पता कि भाई कंप्लीट हो रही है या इनकम्प्लीट हो रही है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ये प्रूफ करना है कि कंबशन इनकम्प्लीट हुई है, तो उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनना या अनबर्न फ्यूल होना जरूरी है। कार्बन तो इसने दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गैसेस दी हुई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्टेन ये प्रूफ करेगा कि हाँ भाई इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। तो आपकी बात सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है इनकम्प्लीट कंबशन में, लेकिन वो तो कंप्लीट में भी बनता है ना, तो इनकम्प्लीट कैसे प्रूफ करोगे उसको। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर और ये अभी हम छोड़ रहे हैं, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, वो भी देख लेना। मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाऊंगा भी एयर एंड एटमॉस्फेयर, एक क्लास का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे। फिलहाल ये 5 मार्क्स जो है अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, ग्राफ देख के समझ आ गया होगा। इक्वेशन क्या दी हुई है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। The graph shows the volume of hydrogen gas produced at 20 degrees Celsius as the reaction proceeds. देखो मैंने टेम्परेचर को क्यों हाईलाइट किया है, क्यों सर्किल किया है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि इसके बाद जो है किसी क्वेश्चन में वो ये पूछ देगा कि भाई अगर हायर टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुआ है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, इसे मैंने हाईलाइट कर लिया। आप जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में पूछे, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ होता है। अब इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड, वाई एक्सिस पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका ग्राफ दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ये कर्व हमेशा ऐसे ही बनता है क्योंकि मुझे पता है कि एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता जाता है, इसलिए ये कर्व बनता है। क्योंकि इस ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट दूंगा तो वो ग्रेडियंट ही हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन देगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये रेट ऑफ अ रिएक्शन का फॉर्मूला बन जाता है। तो इस ग्राफ का अगर ग्रेडियंट देखो
तो ये कर्व बन रहा है, तो ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो लेस स्टीप होता जा रहा है। मतलब टेंजेंट अगर इस पे बनाओगे तो देखो टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होते जा रहे हैं, मतलब बैठते जा रहे हैं, लेस स्टीप होते जा रहे हैं, उनका स्लोप कम होता जा रहा है। तो दिस शोज के रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ अ रिएक्शन क्यों डिक्रीज होता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है? क्योंकि रिएक्टेंट जो होते हैं वो यूज्ड अप होते जाते हैं, प्रोडक्ट बनता जाता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उनके आपस में कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन कम हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। भाई रिएक्टेंट ही तो टकरा के आपस में प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जब रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा तो उनके टकराने के चांसेस भी कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट भी फिर देर देर से बनेगा। इसलिए whenever a reaction proceeds rate of a reaction always decreases। इसलिए कर्व तो हमेशा ऐसे ही बनेगा जब गैस कलेक्ट कर रहे होगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जो उसने HCl की कंसंट्रेशन यूज की है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यूज की है। आपको पता है जब कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एंड ऑल अदर कंडीशंस आर सेम, बाकी सब कुछ सेम है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड to show how the volume of hydrogen gas produced changes with time when the reaction is done with a lower concentration of hydrochloric acid। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर पहले HCl की कंसंट्रेशन लेट से 1 या 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी पहले एक्सपेरिमेंट में जिसका ग्राफ बना हुआ है। अब अगर HCl की कंसंट्रेशन हम कम कर दे, लेट से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दें, तो जो ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने दो बातें लिखी हुई है क्वेश्चन में। एक तो ये बोला हुआ है कि जो मैग्नीशियम हमने यूज किया है ना वो एक्सेस में यूज किया है, सही है। और आगे यहाँ पे बोला हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड एंड ऑल अदर कंडीशंस आर द सेम। कंसंट्रेशन उसने कम की है लेकिन जो वॉल्यूम यूज किया है ना एसिड का पहले एक्सपेरिमेंट में, उतना ही वॉल्यूम दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी उसने यूज किया है। और अब कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, तो हमें ये तो पता है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होगा वो कम होगा, तो जो हमारा जो ग्राफ होगा वो लेस स्टीप होगा। स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होगा, जीरो से ही होगा, लेकिन जो कर्व बनेगा उसका ग्रेडियंट कम होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, देखो कर्व ऐसे बनेगा कि जो कर्व है वो वाई एक्सिस से अब दूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो वाई एक्सिस की उसी वैल्यू पे जाके खत्म होगा जहां पे पहले एक्सपेरिमेंट का खत्म हो रहा है, या पहले बैठ जाएगा या पहले खत्म हो जाएगा। तो देखो कंसंट्रेशन कम की है, वॉल्यूम तो सेम है ना, और HCl जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। मुझे कैसे पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग है? क्योंकि देखो मैग्नीशियम उसने बोला हुआ है एक्सेस में, तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग में। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जितना भी अमाउंट यूज करोगे वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। पहले एक्सपेरिमेंट में तुमने HCl की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा ली है, दूसरे में कम ली है, वॉल्यूम सेम है, लेट्स से वॉल्यूम दोनों में मैंने 50-50 लिया हुआ है, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब में HCl के मोल्स ज्यादा आएंगे। इस बात को रियलाइज करो कि अगर आपने कंसंट्रेशन डिफरेंट ली हुई है लेकिन वॉल्यूम सेम लिया हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा जिसमें होगी उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl भी तो ज्यादा होंगे। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? C=N/V। अगर आपने कंसंट्रेशन ज्यादा रखी है, वॉल्यूम बेशक सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट में, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मोल ज्यादा होंगे HCl के, उस एक्सपेरिमेंट में जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। जिसमें HCl के मोल ज्यादा होंगे उसमें प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा बनेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन कम है, वॉल्यूम सेम है, कंसंट्रेशन कम है। अगर आप मोल्स निकालोगे तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम करोगे। अब अगर आप कंसंट्रेशन 1 रखोगे और वॉल्यूम 50 ही रखोगे तो मोल्स तो कम आएंगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम है तो प्रोडक्ट के मोल्स भी कम बनेंगे, क्योंकि HCl लिमिटिंग है। HCl डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो HCl के मोल्स
जो है वो कम है दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो प्रोडक्ट के मोल्स मतलब हाइड्रोजन गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम भी कम बनेगा। अब कितना कम बनेगा वो हम नहीं बता सकते इस डेटा के साथ, लेकिन तुम्हें जो ग्राफ खत्म करना है ना वो पहले वाले ग्राफ से नीचे खत्म करना है, बस ये याद रखना। अगर कोई यूं बना दे उसको, लेट से यूं बना दे तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसने ये तो नहीं बताया कि HCl का हमने कंसंट्रेशन कितनी कम की है, उसने बस ये बोल दिया कि कम करेगी। तो आप ये जो मैंने रेड वाला बनाया ये भी बना सकते हो, जो ब्लू वाला बनाया ये भी बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आपने एक तो ग्रेडियंट कम दिखाना है ओरिजिनल कर्व से, और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बन रही है वो कम दिखानी है। देखो पहली बात तो जारी कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। और दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन गैस जो है वो सेम वॉल्यूम का नहीं बनेगा दोनों एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि देखो चलो इसको इस तरह से समझते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी यही इक्वेशन है। डिफरेंस क्या हुआ है यहाँ पे देखो, दोनों में HCl लिमिटिंग में, मतलब मैग्नीशियम को यूज नहीं करोगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए, HCl को यूज करोगे। पहले एक्सपेरिमेंट में HCl की कंसंट्रेशन अगर आपने 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ली है और उसका वॉल्यूम आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में HCl की कंसंट्रेशन आपने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ली है, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो सेम है पहले एक्सपेरिमेंट जितना, तो वो भी मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। तो मोल्स किसमें ज्यादा आएंगे, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन अगर 2 है पहले में और वॉल्यूम 50 है, 50 डिवाइड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो मोल्स के वैल्यू आएगी वो पहले एक्सपेरिमेंट में ज्यादा आएगी जिसमें HCl की कंसंट्रेशन 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, एज कंपेयर टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट जिसमें HCl की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो जब HCl के मोल्स पहले वाले में ज्यादा आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ज्यादा होगा, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में कम होगा। समझ आई बात? हायर तो नहीं करना है आजमीर, इसमें हायर करोगे तो गलत हो जाएगा, इनफैक्ट सेम लेवल पे भी ले जाके कर्व को खत्म करोगे वो भी तुम्हारा गलत कर देगा, 1 मार्क तुम्हारा वहां भी चला जाएगा। 1 मार्क तुम्हारा ग्रेडियंट कम दिखाने का, दूसरा मार्क तुम्हें ये कम दिखाना है कि लेवल ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना वो ओरिजिनल कर्व से कम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि HCl की वॉल्यूम तो सेम रखी है तुमने लेकिन कंसंट्रेशन कम ली हुई है, कंसंट्रेशन कम ली है तो मोल्स कम होंगे HCl के मोल्स कम होंगे तो प्रोडक्ट पे जो वॉल्यूम बन रहा है हाइड्रोजन का वो भी कम बनेगा। ठीक है। अब अगर किसी को फिलहाल अभी भी प्रॉब्लम है, अभी 2 कर्व नहीं बनने, मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर कर्व 1 बना दिया कर्व 2 बना दिया दोनों सही है, क्योंकि आपका सवाल ये आएगा चलो ग्रेडियंट तो कम बनाना है हमने लेकिन खत्म कहाँ करें, किस लेवल पे खत्म करें, तो कहीं भी खत्म कर दो ग्राफ को, लेकिन ओरिजिनल कर्व जो बना हुआ है ना वो वॉल्यूम 45 पे एंड हो रहा है, तो 45 से नीचे ही एंड करना है आपने, चाहे आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे एंड कर दो लेकिन नीचे ही एंड करना है, इक्वल लेवल पे एंड नहीं करना ना उससे ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक लाइन बना देना, जैसे 1 वाली बना दी है तो बस एक बना दो। तो देखो अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो आपने अभी क्या रिवाइज करना है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन वाला हैंडआउट जो है ना वो निकाल के रिवाइज करना है। चलो भाई, पार्ट B1। पार्ट B1 कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो जी उजैर, जितनी कम कंसंट्रेशन उतना कम प्रोडक्ट में वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द कोलिजन। देखो पेपर 2 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके हर वर्ड पे आपको फोकस करना है। पहले तो वो कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। डिस्क्राइब का मतलब ये है कि आपने बताना है कि जब आपने मैग्नीशियम पाउडर यूज किया है इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो वो डिस्क्राइब में आ जाएगा। अगर आप मैग्नीशियम पाउडर यूज करोगे तो मैग्नीशियम पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो डिस्क्राइब में आप लिखोगे कि भाई रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, उसका 1 मार्क मिल गया। लेकिन आपने फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है, और एक्सप्लेन किस तरह से करना है, यूजिंग आइडियाज अबाउट कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो तो हम सक्सेसफुल कोलिजन का वर्ड यूज करते थे ना, या इफेक्टिव कोलिजन का वर्ड यूज करते थे, या मोर नंबर ऑफ कोलिजन का वर्ड यूज करते थे, वो वहां पे लिखना है आपने। ठीक है, तो किस तरह से लिखोगे, अब ये ऑल कंडीशंस, ऑल अदर कंडीशंस आर सेम, बस सरफेस एरिया चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका सीखना है। देखो तुम लोगों का आंसर जब भी लिखो ना, तो अपना आंसर मार्किंग की से जरूर चेक करो, मार्किंग की बन जाओ, इस तरह से क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है पेपर 2 की। और पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है, पेपर 2 में ग्रेड अगर संभल गया तो पेपर 1 में तो संभाल ही लोगे, तो ओवरऑल ग्रेड अच्छा ही मिलना है। और अगर जो पेपर 4 नहीं दे रहे, उन्होंने पेपर 2 अच्छा कर दिया, तो पेपर 4 में भी ऑटोमेटिकली अच्छा ग्रेड मिलेगा उनको। ठीक है, तो पहले तो आपने डिस्क्राइब करना है। देखो जैसे ज्योग्राफी में करते थे ना, ज्योग्राफी में भी ऐसे कीवर्ड्स होते थे ना कि डिस्क्राइब करना है, या डिफाइन करना है, या एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले तो आपको डिस्क्राइब करना है कि मैग्नीशियम पाउडर जब यूज किया तो रेट ऑफ अ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो 1 मार्क तो तुम्हें सीधा सीधा यहाँ पे मिल गया। दूसरे मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिकॉज सरफेस एरिया increases, hence more particles are exposed, या more reactant particles कर दो, ज्यादा बेटर है, more reactant particles are exposed, which increases chances of successful collisions। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर आपको अभी तक ये नहीं याद था ना कि सरफेस एरिया को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी यहाँ पे लिख लिया है ना आंसर, इसको याद कर लो। क्योंकि अब अगर कभी दोबारा सरफेस एरिया वाला आएगा क्वेश्चन, तो एक्सप्लेनेशन तो सेम रहेगी ना, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, चाहे कोई भी रिएक्टेंट हो, एक्सप्लेनेशन तो सेम रहनी है सरफेस एरिया की। ठीक है जी। इसी तरह कैटलिस्ट की भी एक्सप्लेनेशन सेम रहनी है, टेम्परेचर की भी सेम रहनी है। तो आप या तो एक बार अपना आंसर बना के अच्छा सा अपने वर्डिंग में बना के मार्किंग की से चेक करके, अगर मेरा याद करना मुश्किल हो रहा है, मार्किंग की से अपनी वर्डिंग बना लो, अपने सेंटेंसेस बना लो, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे, और वो बना के अच्छा सा एक बार याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये अगर आएगा दोबारा कभी भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन, तो एक्सप्लेनेशन सेम रहनी है। पार्ट 2 में कह रहे हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, अगेन डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, how the rate of a reaction changes when the temperature of the mixture is decreased। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिकॉज एट लोअर टेम्परेचर particles have lesser काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का वर्ड जरूर यूज करना है टेम्परेचर को डिफाइन करते हुए। so more, yeah, so less
number of particles have activation energy, hence chances of successful collision decreases. More particles have energy less than the activation energy ना। नहीं, पार्ट 1 में आप एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप सरफेस एरिया को डिस्कस कर रहे हो। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम सिर्फ दो जगह पे आना है, एक टेम्परेचर का फैक्टर लिखते हुए और एक कैटलिस्ट का फैक्टर लिखते हुए, सही है। बाकी फैक्टर्स में सरफेस एरिया जब लिखोगे, कंसंट्रेशन जब लिखोगे और प्रेशर का जब लिखोगे तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का नाम नहीं आएगा। सिर्फ टेम्परेचर वाला फैक्टर डिफाइन करते हुए और कैटलिस्ट वाला फैक्टर डिफाइन करते हुए आप एक्टिवेशन एनर्जी का नाम बीच में लेके आओगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, इंक्रीज नहीं किया है, डिक्रीज किया है। इंक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, मोर पार्टिकल हैव एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन विल इंक्रीज। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर लेट से आप क्वेश्चन लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन गलत लिख दी है, जैसे मैं ऊपर आपने ये लाइन गलत लिख दी ना, तो भाई इसको काट देना, और अगर तुम्हारी राइटिंग छोटी है और अगर उसके ऊपर जगह है तो यहाँ पे लिख देना अपना आंसर। लेट से अगर आपके पास जगह नहीं बची है तो नीचे यहाँ पे जो जगह है वो लिख देना, यूटिलाइज करना, ये छोड़ के नहीं आ जाना अगर गलत लिख दिया है तो। और अगर लेट से आपने फिर भी और भी गलतियां कर दी हैं, जगह ही खत्म हो गई है, तो यहाँ पे ना किसी भी क्वेश्चन के बाद भाई एक इस तरह से एक स्टेरिक डालना, यहाँ पे अगर पहली गलती की है ना यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। और पेज के नीचे अगर जगह है तो वहां लिख देना। अगर पेज के नीचे जगह नहीं है तो आप जब अपना आखिर पेज पे जाओगे ना, तो यहाँ पे दिए हुए होते हैं ब्लैंक पेजेस, तो इन ब्लैंक पेजेस को आपको दिया हुआ होता है रफ वर्क के लिए। कोई ब्लैंक पेज आपने रफ वर्क के लिए यूज करा है और कोई एक ब्लैंक पेज नीचे बच गया है, ठीक है, 2 ब्लैंक पेजेस दिए हुए, कहीं जगह बच गई है तो यहाँ पे लिख देना उसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के, छोड़ के नहीं आना। अगर जगह कहीं ना हो तो आखिर में ब्लैंक पेजेस पे ले जाके आंसर लिख देना। इन केस अगर तुमने कटिंग इतनी कर दी है कि अभी तुम्हें सही आंसर समझ आ गया है और तुम वो लिखना चाह रहे हो और वहां पे तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो भाई ब्लैंक पेजेस पे लाके लिख देना। अच्छा, और जैसे ये ब्लैंक पेज 19 पे हमने आंसर लिखा है इसका, तो यहाँ पे लिख देना, रेफरेंस दे देना कि भाई आंसर ऑन पेज 19, वो एग्जामिनर जाके देखेगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आंसर ऑन पेज 19 और इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल के लिए बस एक लाइन काफी होती है, ऐसा यू करके करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर में अपना टाइम जाया करने की। अगर ज्यादा इंक स्मेयर करोगे उसमें तो पीछे वाला आंसर खराब हो सकता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना पेपर करते वक्त। घबराने की जरूरत नहीं है कि जगह खत्म हो गई है, कुछ बच्चे यूं भी लिख देते हैं यहाँ पे, वो भी चेक कर लेता है। बस वो जो एग्जामिनर कॉलम है ना, कुछ जगहों पे उसने एग्जामिनर, तुम्हारा जो पेपर आएगा उसने राइट साइड पे एग्जामिनर मार्जिन लिखी हुई होती है, वहां पे नहीं लिखना। पार्ट सी, पार्ट सी इसका कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड when 1.68 gram of magnesium react with excess of dilute hydrochloric acid at room temperature and pressure। मोल्स आ गया। देखो इक्वेशन वैसे बना भी सकते हो इसकी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी हुई है, यही इक्वेशन यूज करनी है तुमने, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, लेकिन अगर लेट से गिवन नहीं होती तो इस इक्वेशन को आपको बनाना भी आना चाहिए। मैग्नीशियम है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में आपको पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ HCl के साथ। अब उसमें देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड। हाइड्रोजन गैस का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो हाइड्रोजन के नीचे क्या लिख दोगे, वॉल्यूम। और किससे निकालना है, मैग्नीशियम से। एसिड उसने दिया हुआ है एक्सेस में, तो एसिड को तो काट दो,
एक्सेस एसिड है ना। अब मैग्नीशियम का आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, तो मैग्नीशियम के नीचे क्या लिखोगे, मास। दूसरा काम हम क्या करते थे कि जो इक्वेशन में जैसे मैग्नीशियम के साथ 1 मोल दिया हुआ है तो वो नीचे उतार दो, हाइड्रोजन के साथ भी 1 मोल लिखा हुआ है इक्वेशन में तो वो नीचे उतार दो। मैग्नीशियम के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है क्योंकि हेडिंग आपने मास की डाली हुई है। और किसी भी चीज के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। तो 1 मोल को मैग्नीशियम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि 24 होता है। तो 1 इंटू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन के भी 1 मोल है। तो 1 मोल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनी गैस एट आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 इंटू अगर 2 मोल होते तो 2 इंटू 24 हो जाता है, यहाँ पे 1 मोल ही दिया हुआ है तो 1 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो 1.68 ग्राम मैग्नीशियम से कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होगा, इसको आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। बस x इंटू 24 1.68 इंटू 24। अब 24 दो जगह इत्तेफाक से इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास भी 24 ही है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे 24 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 1.68। तो 1.68 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हुई है। अच्छा, अब देखो इसने ना एक इसकी इंस्ट्रक्शंस को, एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को लाइटली नहीं लेना है। उसने बोला है ना गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आप 1.68 को सिर्फ 1.6 या राउंड ऑफ करके 1.7 लिख देते हो ना तो वो तुम्हारा सीधा सीधा 1 मार्क्स काट लेगा आंसर का। ये वर्किंग का, ये जो वर्किंग है ना इसका 1 मार्क देगा। अगर इक्वेशन इक्वेशन नहीं भी बनी हुई लेकिन ये वाली जो वर्किंग है ना इसका आपको 1 मार्क देगा। और आपने अगर 1.68 लिखा है तो इसका 1 मार्क देगा। अगर आपने राउंड ऑफ करके 1.7 लिख दिया तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1.7 जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती है वैल्यू। तो आपने 1.68 पूरा लिखना है यहाँ। HCl इसलिए नहीं लिया क्योंकि HCl उसने बोला हुआ है एक्सिस में, HCl एक्सिस में लिमिटिंग वाला डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। और HCl का तो कोई अमाउंट दिया हुआ भी नहीं है ना। अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है तो उसमें आप राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सही है। अगर यूजुअली नहीं लिखा हुआ होता तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कितने सिग्निफिकेंट फिगर दें। क्वेश्चन में देख लो कि डाटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज किए हुए, मतलब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन डाटा है जैसे 1.68 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर क्वेश्चन में उसने नहीं बोला हुआ कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं तो डाटा की कोई सी भी वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर देखना वो लिख देना। और अगर नहीं गिवन है तो उसके परेशान होने की बात नहीं है, अगर तुमने राउंड ऑफ करके लिख भी दिया है तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे उसके। आगे कह रहा है मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम देखो मेटल है, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो मेटल का कैल्सीमा वाला, तो मैग्नीशियम जो है वो 4th नंबर पे आता है। मतलब मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, जल्द से जल्द ऑक्सीडाइज होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो रहा है तो वो एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। आपने कह रहे डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने पढ़े, वो दोनों का नाम, उनका फॉर्मूला और उनका कलर चेंज आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है एसिडिफाइड KMnO4 और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। KMnO4 का जो कलर चेंज है वो क्या होता है, पर्पल टू कलरलेस, जब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा देता है। देखो खुद KMnO4 रिड्यूस्ड होगा और उसको रिड्यूस कौन कराएगा,
मैग्नीशियम मेटल रिड्यूस कराएगा, और KMnO4 खुद रिड्यूस होने के बाद मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करा रहा है। तो हमने टेस्ट किससे करना है, जब भी वो आपको कहेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। अगर वो कहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट एक पढ़ा है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, उसका कलर चेंज होता है कलरलेस टू डार्क ब्राउन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, रिडॉक्स के हैंडआउट में मिलेंगी। तो जो टेस्ट है इसका, अब रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेते हैं एड एसिडिफाइड, एसिडिफाइड का वर्ड जरूर लिखना भाई, एड एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7, इसका पूरा नाम है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना है ना तो फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव स्लैश डाल के KMnO4। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। सही है मुदस्सिर, हमने मास नहीं निकाला है, वॉल्यूम ही निकाला है। वो वैल्यूज सेम आ रही है, वो 1.68 ग्राम था, ये 1.68 डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि मास निकाला है, वॉल्यूम ही निकाला है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लतीफ, हम रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से टेस्ट करेंगे। चलें आगे बढ़े। अच्छा जी, ऑर्गेनिक का सवाल है, एल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। होमोलोगस सीरीज सबको पता है क्या होती है। एल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज होगी उसमें सारे के एल्केन मेंबर्स जो होंगे उनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा, उनका एवरी मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। डाउन द सीरीज उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। देखो इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द एल्केन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। मतलब अगर आप मीथेन के बाद इथेन को देखो, इथेन के बाद प्रोपेन को देखो जो कि C3H8 होता है, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन को देखो C4H10 होता है, पेंटेन को देखो C5H12 होता है। तो डाउन द सीरीज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी इसने लिखा हुआ नहीं है, विस्कोसिटी क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, मतलब एबिलिटी टू फ्लो डिक्रीज होती है, मतलब गाढ़ापन इंक्रीज होता है। तो कह रहा है गिव वन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन व्हिच इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। तो विस्कोसिटी उसने यहाँ पे ऊपर नहीं लिखा है, तो विस्कोसिटी बचा है ना, बाकी सब तो उसने लिख दिया। सही है जी। तो वो होमोलोगस सीरीज में हमने फ्लेमेबिलिटी भी पढ़ा है, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होता है। गिव टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड एवरी मेंबर डिफर बाय CH2। मतलब अगर मैं मीथेन से इथेन में जाऊं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, इथेन से प्रोपेन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है, प्रोपेन से ब्यूटेन में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। तो अब बहुत सारे पॉइंट से लिखने के लिए कोई 2 लिख दो कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है सबका, सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है सब में। अगर एल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा सब में, एल्कीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अल्कोहल है तो OH होगा। सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। और एवरी मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, एवरी मेंबर डिफर बाय CH2। सिमिलर केमिकल रिएक्शन भी लिख दोगे तो वो भी सही है। सही है।
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दोगे तो एक ही बात है, मतलब अगर आपने सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के बजाय आपने ये लिख दिया सेम केमिकल रिएक्शंस, तो एक ही बात है। अच्छा जी, आगे कह रहा है टू टिपिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स आर कंबशन एंड क्रैकिंग। देखो कंबशन भी पता है तुम्हें, क्रैकिंग भी पता है। स्टेट द नेम ऑफ अनदर। एल्केन के 3 रिएक्शन पढ़ा है आपने, कंबशन, क्रैकिंग और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के नाम से पढ़ा होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा है शॉर्ट में, या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। तो कह रहा है कि कंबशन और क्रैकिंग के अलावा नेम अनदर टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन एंड द रिएक्टेंट नीडेड टू रिएक्ट विद द एल्केन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकते हो उसको, क्योंकि मैं जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा नाम पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, तो ये भी लिख सकते हो, जो भी याद हुआ है लिख दो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दो या सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दो। रिएक्टेंट क्या यूज किया था इसमें, क्लोरीन यूज किया था। अगर रिकॉल करो तो इक्वेशन ये थी इसकी, CH4 को Cl2 के साथ अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट जब रिएक्ट कराया था तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, क्लोरीन लग जाएंगे उसकी जगह पे और HCl बन जाएगा। एडिशन एल्कीन्स में होता है, एल्कीन्स में होता है, एडिशन एल्कीन्स में होता है। अभी एल्कीन्स की बात चल रही है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट इज एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग एल्केन्स। स्टेट 2 कंडीशन नीडेड फॉर क्रैकिंग एल्केन्स। एल्केन को क्रैक करना है तो आपने देखो 2 तरह की क्रैकिंग पढ़ी है। एक तो होती है आप हीट करते हो, ठीक है, और एक में आप कैटलिस्ट यूज करते हो। तो सबसे पहली कंडीशन, किसी भी एल्केन को क्रैक करने के लिए आपके पास क्या है कि हीटिंग लिख सकते हो या हाई टेम्परेचर लिख सकते हो। और दूसरी है आपके पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो हम दो यूज करते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोग एल्यूमिनिया भी कहते हैं, यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन ये याद रखना अक्सर पूछता भी है। और दूसरा यूज कर सकते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है क्रैकिंग के लिए, वो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी क्रैकिंग करते वक्त तो फिर क्रैकिंग नहीं होगी बल्कि कंबशन हो जाएगी। हाई प्रेशर नहीं होती, कोई हाई प्रेशर वाली कंडीशन जरूरी नहीं है, अगर यूज करो तुम्हारा फायदा, ना करो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको 3 लिखवाता हूँ हैंड आउट में, आपको अगर वो सिर्फ 2 कंडीशन पूछता है ना तो आप इस ऑर्डर में लिखोगे, हाई टेम्परेचर वाली पहले लिखोगे फिर कैटलिस्ट लिखोगे। अगर तो तीसरी पूछता है तो आप ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली लिखोगे। सही है। तो कुछ चीजें जो है ना कैम्ब्रिज में वो अपनी मर्जी चलाता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बगैर क्रैकिंग करते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। बहरहाल अगर तो वो पूछता है तीसरी कंडीशन भी तो फिर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे, प्रेशर वाली नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट कह रहा है ट्राइडिकेन कैन बी क्रैक टू प्रोड्यूस एन एल्कीन विद 4 कार्बन एटम्स एंड 1 अदर हाइड्रोकार्बन ओनली। क्रैकिंग आपको पता है कि लार्जर एल्केन फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ये नहीं पता कि ट्राइडिकेन क्या है, ना ही आपने कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला पढ़ा। C3H28 बन रहा है, मतलब 13 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करो और 2 ऐड करो तो एल्केन का बन जाएगा, मतलब 13 कार्बन वाला एल्केन है ये। मतलब यही जनरल फॉर्मूला अगर आप इसमें लगाओ, C13N की जगह पे रखो तो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, 2 × 13 + 2, तो वो 28 बन जाएगा। अब इसका नाम तो आपको याद नहीं करवाया ना, आपको तो मैंने कहा है पेंटेन तक आपको नेमिंग आनी चाहिए, तो इसने नाम उसका खुद दिया हुआ है। सही है, हमें तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो कह रहा है कि जब इसको क्रैक करा है, C13H28 को जब आपने क्रैक करा है तो प्रोडक्ट में एक एल्कीन बना है
विथ 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम वाला जो एल्कीन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो C4 and 2 4s are 8, C4H8, this is alkene and one other hydrocarbon only लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बनी है। यूजुअली क्रैकिंग में और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन बना है जो कि C4H8 ब्यूटीन हो गया। तो बाकी जो बचा है वो उसमें कितने कार्बन होंगे? वो कह रहे हैं कि यही 2 प्रोडक्ट बने ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं बना है। तो 13 में से 4 कार्बन तो इसमें आ गए C4H8 में, तो बाकी 13 में से जो बचे वो दूसरे हाइड्रोकार्बन में आएंगे, मतलब 9 कार्बन एटम बचे। और हाइड्रोजन कितने बचेंगे? देखो 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गए C4H8 में। मुझे कैसे पता इसमें 8 हाइड्रोजन है? उसने कहा था एल्कीन बना है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। n की जगह पे जब मैं 4 रखूंगा तो हाइड्रोजन 8 होंगे। बाकी के कितने हाइड्रोजन बचे? 28 में से 8 C4H8 में आ गए, तो बाकी 20 बचा। ठीक है, बन गई इक्वेशन। नहीं लतीफ, कैटलिस्ट का नाम यहाँ पे लिखना नहीं था, मैं ऐसे ही बता रहा था कि ये भी याद होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में पूछता भी है कभी कभार। सही है भाई, क्रैकिंग की इक्वेशन समझ आई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। इसको और भी तरीकों से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सही बन गई है। मतलब और भी तरीके क्या हो सकते हैं इसके? उसने कहा है कि 2 ही हाइड्रोकार्बन बने हैं ना, अगर लेट से मैं इसको यूं बना देता C13H28, और ये जो C4H8 है उसने ये तो नहीं बोला ना कि इसके कितने मोल्स बने। इसके अगर मैं 2 मोल बना दूं यहाँ पे, तो टोटल कार्बन इसके 8 यहाँ पे हो गए। बाकी कितने बचे? 13 में से 8 कार्बन निकल गए, तो फिर 5 बचेगा। तो फिर जो हाइड्रोकार्बन बचेगा वो 5 वाला बचेगा। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 2 16। तो 28 में से 16 हाइड्रोजन निकाल दो तो 12 हाइड्रोजन और बचेंगे। तो ये इक्वेशन भी सही है, हमारी ऊपर वाली भी सही है। सिंपलेस्ट वे तो ये है कि जैसे मैंने ऊपर वाली बनाई है वो टोटल बैलेंस करके बना लो बस। कौन सी रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है, दोनों सही है। दोनों बना सकते हो, दोनों तरीकों से बना सकते हो, कोई और ऑप्शन भी बना सकते हो, बैलेंस होना चाहिए बस। हाँ तो एल्कीन बनाया है ना C4H8 वाला, ये एल्कीन ही तो है। दूसरा उसने थोड़ी बोला है दूसरा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, उसने तो बोला है बस हाइड्रोकार्बन है, वो एल्कीन भी हो सकता है एल्कीन भी हो सकता है। देखो मुदस्सिर और सुफियान, इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C13H28, उसकी क्रैकिंग की है। तो क्रैकिंग करने पे एक एल्कीन बना है जिसमें 4 कार्बन एटम्स है। तो 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन कौन सा होता है? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो C4H8, ये 4 कार्बन एटम वाला एल्कीन बना है। और जो एक और हाइड्रोकार्बन बना है उसके बारे में उसने ये नहीं बोला कि वो एल्कीन है या एल्कीन है। तो वो जो हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो देखो 13 कार्बन लेफ्ट पर है तो राइट पर भी 13 कार्बन एटम्स होने चाहिए। 4 तो इसमें आ गए C4H में, बाकी के 13 में से 4 अगर निकल गए तो बाकी कितने बचे? 9। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें 9 कार्बन होंगे, और बाकी हाइड्रोजन कितने बचे? 28 में से 8 जो है वो C4H8 में आ गया, तो बाकी 20 बचे ना। हाँ यहाँ पे मोल 2, अगर दूसरी वाली इक्वेशन बनाओगे तो मोल 2 लगाना पड़ेगा, मतलब इनमें से कोई एक इक्वेशन बनाओगे, अगर जिसको पहली वाली समझ आ गई है तो दूसरी वाली अभी छोड़ दो। ओके जी। एम्पेरिकल फॉर्मूला मोल से है, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 88.9% कार्बन बाय मास। देखो हाइड्रोकार्बन है मतलब इसमें से 2 ही एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन की परसेंटेज वो कह रहे हैं 88.9% है, तो भाई हाइड्रोजन की कितनी होगी? टोटल 100% होता है ना, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 100 माइनस 88.9, ये आ जाएगी 11.1।
दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। 88.9 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 7.4083 और हाइड्रोजन आएगा 11.1 डिवाइड बाय 1, तो वो तो 11.1 ही आएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर आया उससे दोनों को डिवाइड करोगे तो 7.4083 स्मॉलेस्ट नंबर है ना। तो कार्बन बन गया 1 और हाइड्रोजन कितना बनेगा 11.1 डिवाइडेड बाय 7.4083, तो ये बन रहा है 1.49। अगर तुम लोगों को याद हो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते वक्त हमने ये देखा था, अगर हमारा आंसर 1.49 या 1.5 या 1. लेट्स से 2.49 या 2.5 इस तरह से आ रहा है, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं होल नंबर बनाने के लिए। मतलब अगर 1.1 आ रहा है तो मैं राउंड ऑफ करके 1 लिख दूंगा, अगर 1.9 आ रहा है तो राउंड ऑफ करके 2 लिख दूंगा। लेकिन अगर वैल्यू 1.5 या 1.49 या 1.48 इस तरह की आ रही है ना, 1.5 के करीब आ रही है, तो फिर इसको मैथ्स की तरह राउंड ऑफ नहीं करोगे, आप इसको होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। जब आप हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कार्बन कहेगा मुझे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आपको फिर दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो जब आप 1.49 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो अराउंड 3 बन जाएगा, होल नंबर बनाना है। 2.98 बन रहा है जिसको मैं 3 लिखूंगा और कार्बन बन जाएगा 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा C2H3। अच्छा देखो, रहा सवाल क्लास एंड होने का, देखो असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, तुम्हारे एग्जाम तो डिसॉल्व नहीं हुए ना अभी, तो एग्जाम तो आपने देने ही है। तो क्लास हम लोग ट्राई करेंगे, देखो पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटे की क्लास तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये पेपर हम समझ रहे हैं, बहुत सारी आगे पीछे की बातें कर रहे हैं, तो क्लास अगर एक पूरा पेपर 1.5 घंटे में पूरा पेपर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बातें कर रहे हैं समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि 75% से ज्यादा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि एक क्लास में हमें पूरा पेपर करना है, हम 2 क्लासेस में भी पूरा पेपर कर सकते हैं। देखो मेरा टारगेट ये है कि मैं तुम्हें पूरे मंथ में 5 to 6 पेपर्स खुद करवा दूं, बाकी आप खुद बाकी पेपर्स आप खुद करोगे। जैसे मैं वेरिएंट 2 करवा रहा हूँ तो आप लोग उसी ईयर का वेरिएंट 1 कर लो, ठीक है। एटलीस्ट पूरे महीने में तो मैं अगर 5 से 6 पेपर करा रहा हूँ तो आप लोग डबल क्वांटिटी करो, मतलब अगर मैं 6 में करा रहा हूँ तो 12 आप लोग खुद करो, मतलब 2 आप लोग खुद करा करो रोज। सही है, तो इस तरह से तुम्हारे जो है वो 18 पेपर तो ऐसे ही हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम लोग 20 से ऊपर पेपर करके जाओ पेपर 2 के, इस तरह से सॉल्व करके। तो हम लोग पूरे हफ्ते में, देखो मैंने क्लास टाइमिंग तो रखे हैं मंडे टू फ्राइडे, तो अगर हमारे 3 पेपर जो है वो 4 दिन में हो जाते हैं तो फिर हम फ्राइडे वाला डे यूटिलाइज नहीं करेंगे, या अगर नहीं होते तो फिर हमें सैटरडे भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्राई करो। आपकी बस 4 वीक्स की बात है, उसके बाद तो तुम्हारा पेपर हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो जरा पेपर 2 पे फोकस कर लो, थोड़ी सी जान मार लो, थोड़ी सी जान मार लो, बस तुम्हारा ना ग्रेड बना देगा ये। अगर जो सिर्फ घंटे की क्लास लेके ये सुन भी रहे हो ना, ध्यान सुन रहा होगा, तो सिर्फ सुनते भी रहोगे ना, अगर थक गए हो तो लिखना छोड़ सकते हो लेकिन सुनते रहो, रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें दे दूंगा सारी। देखो अब अगर किसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ नहीं आया ना तो मुझसे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, इसकी वर्कशीट जो सॉल्व करवाई हुई है ना वो आ जाएगा। पेपर 4 के बारे में देखो बार बार तुम लोग पूछते हो, बार बार मैंने बताया है, अगर तुम लोगों ने अब तक पेपर 4 की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो लेट लेट गो, छोड़ दो, पेपर 4 एग्जाम करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर 4 एग्जाम कराने से। पेपर 2 पेपर 1 पे टाइम लगा दो सारा,
अच्छे से पेपर 2 और पेपर 1 की तैयारी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ग्रेड पे पेपर 4 एग्जाम करवाने से, सही है। लेकिन शर्त ये है कि पेपर 2 अच्छा करके आए हो और पेपर 1 भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर 4 के। जिसका पेपर 2 खराब होता है उसका पेपर 4 भी खराब ही होता है। मतलब 98% लोगों का जिनका पेपर 2 पेपर 1 खराब होता है उनका पेपर 4 भी अच्छा नहीं होता है कोई। भाई एग्जाम कैसे करवाना है वो तो आपस में तुम लोग बात कर लो, मुझे तो नहीं पता है एग्जैक्टली कि एग्जामेशन की क्या क्राइटेरिया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपने ईमेल भेज दी है तो वो आपके एग्जामेशन को कंसिडर कर लेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि एंड में वो ये कह देंगे कि जिसने एग्जाम में पेपर 4 में जो अपेयर हो गया उसका काउंट कर लेंगे, जिस जो अपेयर नहीं हुआ एब्सेंट है पेपर 4 में वो एग्जामेशन पे ही बाय डिफॉल्ट वो एग्जाम कर देंगे उसका। लेकिन आपस में डिस्कस कर लो, एडमिन से डिस्कस कर लो जहाँ से अपेयर हो रहे हो। मुझे इसका इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि एग्जामेशन किस तरह से परस्यू करनी है। मनाहिल मुझे नहीं पता कि एग्जामेशन अभी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। प्लीज ये बातें जो है ना, क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं किसी कोई गलत किसी को गाइड कर दूं। तो आपस में डिस्कस कर लो, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लो, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 कह रहा है लिथियम रिएक्ट विद एक्वस जिंक आयोडाइड। लिथियम ग्रुप 1 का मेटल है। अच्छा, लिथियम जो है वो मोर रिएक्टिव होगा जिंक से, क्योंकि ग्रुप 1 का है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन अगर लिथियम की रिएक्टिविटी कहीं पे अगर ये कंपेयर मुझे करवा लेगा तो मुझे पता है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं डाउन द ग्रुप इनमें रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। बहरहाल अगर वो पूछता है रिएक्टिविटी का इस क्वेश्चन में तो हम डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर देखते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द इक्वेशन व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ना ऑयल रिग से याद रखो। तो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली, ऑक्सीडेशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी चीज रिड्यूस्ड हुई है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो वो चीज ऑक्सीडाइज हुई है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो वो चीज रिड्यूस्ड हुई है। अब लिथियम जो है वो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर, अच्छा एक एमसीक्यूज में मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई है ये पता लगाने के लिए कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। मतलब इस इक्वेशन रिएक्शन में कोई आ, कोई भी चीज रिडॉक्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे पता लगाओगे? अगर इक्वेशन के लेफ्ट या राइट या दोनों जगह पे कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में अगर है ना तो इसका मतलब है कि रिडॉक्स तो है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही है। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे लिथियम एलिमेंटल फॉर्म में है। एलिमेंटल फॉर्म तुम्हें याद है ना, जैसे मेटल्स की एलिमेंटल फॉर्म सिंगल एटम होता है, तो जिंक भी एलिमेंटल फॉर्म में है। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। अब आपको ये बताना है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, क्योंकि 2 मार्क्स का है। उसने पूछा है व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो लिथियम जो है उसका यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन एलिमेंटल फॉर्म में है। लेकिन जब लिथियम आयोडाइड बना है तो आयोडीन ग्रुप 7 से आता है, तो आयोडाइड -1 होगा तो लिथियम +1 होगा। तो लिथियम का चार्ज +1 हो गया है। मतलब लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हो गई है। तो 0 से +1 होना इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस के लिथियम ने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करे। लिथियम is oxidized as it has lost electrons। और रिड्यूस कौन हुआ है? जिंक हुआ है, क्योंकि जिंक जो है, जिंक आयोडाइड में जिंक का चार्ज क्या होगा? जिंक 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि Zn(I2) है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने सीखा भी है। जिंक जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x दे रहे हो तो आयोडाइड की -1 होती है, तो 2 × -1, तो जिंक आएगा +2। और जिंक एलिमेंटल फॉर्म में आया है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव से 0 हुई है। तो जिंक is reduced
क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, बिकॉज इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। सही है। पार्ट बी में कह रहा है, देखो ये मेटल से है चैप्टर, सॉरी रिडॉक्स से है ये क्वेश्चन, रिडॉक्स और मेटल्स का कंबाइंड है। मैं तुम्हें बताऊं कौन से हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है, फिर हमारे पास जो वेटेज आता है ना वो आता है आपका रिडॉक्स का और मेटल्स का, और फिर नॉन मेटल्स का। मतलब नॉन मेटल्स में प्रोडिक्ट टेबल का जो चैप्टर है ना, प्रोडिक्ट टेबल जिसमें periodicity आ गया, मेटल्स नॉन मेटल्स, वो सब इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर आपके पास मोल्स है और फिर एसिड एंड बेसिस है। तो ये सारे चैप्टर आपके बहुत अच्छी तरह पक्के होने चाहिए। इनके बगैर तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर अगर आप छोड़ के आते हो तो सोचना भी नहीं तुम्हारा ये बनेगा। सही है। इनमें से कोई भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। अच्छा जी, पार्ट बी में कह रहे हैं एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एक्वस जिंक आयोडाइड, स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड। टेस्ट फॉर आइंस का टेबल देखो, इसी पेपर में पहले क्वेश्चन में भी टेस्ट फॉर आइंस अच्छी खासा था, उसमें क्लोराइड आइन का टेस्ट था, यहाँ पे आयोडाइड आइन है। देखो आप कहोगे कि जिंक भी तो है, लेकिन देखो अगर याद करो कि जिंक का भी टेस्ट है, लेकिन मेटल आइन का टेस्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। यहाँ पे तो ना तो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना अमोनिया लिया है, यहाँ पे तो उसने लिया है सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट जब आप लेते हो तो टेस्ट फॉर एनाइन, नेगेटिव आइन को टेस्ट करते हो, यानी आयोडाइड आइन को टेस्ट करोगे। तो आयोडाइड आइन का टेस्ट क्या था, आप जब सिल्वर नाइट्रेट डालते हो आयोडाइड आइन को टेस्ट करने के लिए, तो आपके पास सिल्वर आयोडाइड बनता है, और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट इज सीन। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, येलो प्रेसिपिटेट। और वो जो येलो प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली वो सिल्वर आयोडाइड बन रहा होता है सिल्वर नाइट्रेट डालने पे। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एक्वस जिंक आयोडाइड अ ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म। ठीक है जी, नेम द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये है प्रोडक्ट टेबल का क्वेश्चन। इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर हेलोजन जो होता है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो जो ऊपर वाला हेलोजन है वो मोर रिएक्टिव है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। जी बिल्कुल, अगर आप प्रेसिपिटेट की जगह पीपीटी लिख देते हो तो वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्वस ब्रोमीन, मतलब आपने ब्रोमीन लिया है Br2 की फॉर्म में, पानी में डिसॉल्व है, और साथ में आपने लिया है जिंक आयोडाइड। आयोडाइड आइन जो है वो आयोडीन जो है आयोडाइड आइन की फॉर्म में। अब ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से ऊपर है, तो मतलब ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडाइड आइन को ऑक्सीडाइज करा देगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब जिंक के साथ खुद लग जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बना लेगा और आयोडाइड आइन को I2 बना लेगा। अब क्योंकि ये सब काम पानी में हो रहा है, तो ब्रोमीन भी पानी में था एक्वस था, जिंक आयोडाइड भी पानी में था एक्वस था, तो जिंक ब्रोमाइड जो बनेगा वो भी पानी में बनेगा एक्वस, और आयोडीन जो बनेगा वो भी पानी में बनेगा एक्वस। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके पास जिंक आयोडाइड बन रहा है, सॉरी जिंक ब्रोमाइड बन रहा है ZnBr, और आयोडीन बन रहा है, एक्वस आयोडीन बन रहा है, और एक्वस जिंक ब्रोमाइड बन रहा है। सही है।
अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है कि एक्वस जिंक ब्रोमाइड ब्रोमीन रिएक्ट्स विद जिंक आयोडाइड, सॉरी, एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट्स विद जिंक आयोडाइड, अ ब्राउन सोल्यूशन इज फॉर्म। तो ये जो ब्राउन सोल्यूशन है ना, ये बेसिकली आयोडीन का है, ठीक है। आयोडीन के कलर्स याद रखना। आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन अगर सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो होता है शाइनी ब्लैक कलर का। आयोडीन को अगर पानी में डिसॉल्व कर दो ना, जो एक्वस आयोडीन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का या ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनाता है। डार्क ब्राउन भी लिखा हुआ होता है और ब्राउन भी लिखा हुआ होता है। जैसे आपके पास वो पायोडीन होता है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो चोट लगती है उस पे लगाते हैं, वो जो कलर है ना डार्क ब्राउन, उसका रेडिश डार्क ब्राउन कलर, वो बेसिकली आयोडीन की वजह से उसमें आयोडीन होता है। अच्छा, आयोडीन अगर वेपर फॉर्म में होगा ना, गैस फॉर्म में, जैसे आयोडीन सब्लाइम होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाता है, तो वो पर्पल कलर के वेपर्स होते हैं। जहां पे आयोडीन क्योंकि पानी में बना है तो इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन कलर का या ब्राउन लिखा हुआ है इसमें। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय एक्वस ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के साथ क्यों नहीं करेगा ब्रोमीन? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से नीचे है, तो ब्रोमीन क्लोरीन को जाके डिस्प्लेस नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है। तो इसमें क्या लिखोगे, या तो ये लिख दो ब्रोमीन इज लेस एक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। सही है जी। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी अपना सेक्शन ए तो आज कंप्लीट करते हैं, कल जो है सेक्शन बी कंप्लीट कर लेंगे। देखो सुफियान, पार्ट 3 में उसने सिर्फ ये पूछा था कि आपका जो ब्रोमीन है वो पार्ट सी के पार्ट 2 अगर पूछ रहे हो ना, तो ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? क्योंकि भाई जो ब्रोमीन है वो आयोडाइड आयन को तो डिस्प्लेस करवा सकता है, लेकिन क्लोराइड आयन को नहीं करवा सकता। उसका रीजन क्या है कि ब्रोमीन लेस एक्टिव देन क्लोरीन है। और तुम्हें कैसे पता चलेगा ब्रोमीन लेस एक्टिव है? क्योंकि ब्रोमीन जो है ना वो क्लोरीन के नीचे आता है, तो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर रिवाइज करना है, क्लियर है? अच्छा, एक और इसका क्वेश्चन ना, पार्ट क्वेश्चन 6 और कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फास्फोरस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला दिया हुआ है PH3। कह रहे हैं रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है। कंप्लीट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट नीचे होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर होते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? फॉस्फोरस है, जो कि 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 2 मोल ऑफ फॉस्फीन PH3। और इसका कर्व जो है ना वो यूं बनेगा, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे आपको डेल एच लेबल करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उसने कहा है कि लेबल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड डेल एच। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब एरो जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बनता है। ये एंथैल्पी चेंज है जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, इस एरो का एरो हेड जरूर बनाना, जो मैंने एरो हेड बनाया ना ऊपर की तरफ, ये जरूर बनाना। मुदस्सिर, सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन की चॉइस होती है बस। आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग बाय द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रटा रटाया आंसर मैंने आपको याद करवाया हुआ है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? बॉन्ड, या जो मैंने लिखा है ना, हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, एब्सॉर्ब ड्यूरिंग
bond breaking and released during bond forming। मेकिंग का वर्ड भी यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में फॉर्मिंग का वर्ड यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने फॉर्मिंग लिख दिया है। अगर मेकिंग का वर्ड यूज करेगा तो मेकिंग लिख देना। ये एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि मोर एनर्जी या मोर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग bond breaking as it is released during bond forming। सही है। एक्सोथर्मिक के लिए यहां तक तो सेम होता है, heat energy is absorbed during bond breaking and released during bond forming। लेकिन आगे less heat energy is absorbed during bond breaking as it is released during bond forming, ये कर देना। एंडोथर्मिक के लिए more heat energy is absorbed during bond breaking as it is released during bond forming। तो ये आंसर सेम आंसर है, हमेशा सेम रहता है। एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक का याद करके रखो, एक्सोथर्मिक का भी याद करके रखो। आगे कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कह रहा है फॉस्फीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस 5 ऑक्साइड, फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड वाटर। बस बैलेंस करनी है इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर फंस जाओ बैलेंसिंग में तो इस पे टाइम वेस्ट मत करना, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। टाइम वेस्ट मत करना, अक्सर बैलेंसिंग फंस जाती है, हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं इस पे। भाई 1 मार्क है, 1 मार्क के लिए 1 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। 5 मिनट अगर तुमने इस पे लगा दिए तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ध्यान में रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। डायग्राम पेंसिल से बना सकते हो, जहां जहां डायग्राम से आप पेंसिल से बना सकते हो, पेन से भी बना सकते हो। लेकिन देखो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं, उनके हाथ में पेंसिल होती है तो वो आगे वाला क्वेश्चन भी फिर पेंसिल से लिखना शुरू कर देते हैं। पेंसिल से नहीं लिखना है पेपर, पेन से लिखना है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ होता है कि पेपर आपने पेन में करना है। अगर आप पेंसिल से पेपर कर रहे हो तो आपका पेपर चेक हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है जी। तो या तो ब्लू पेन, यूज अ ब्लू और डार्क ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दैट्स इट। यू मे यूज HB, यू मे मतलब आपकी मर्जी है कि अगर आपने पेंसिल यूज करनी है तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ डायग्राम्स के लिए और ग्राफ्स के लिए। तो अभी जो हम बना रहे थे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो ग्राफ की कैटेगरी में आता है, सही है। और जैसे डायग्राम की कैटेगरी में आपने क्रोमेटोग्राफी का वो बनाना पड़ गया, आपको कोई रेट ऑफ रिएक्शन का आपको अपैरेटस बनाना पड़ गया, तो डायग्राम की कैटेगरी में आता है। उसमें भी आपकी मर्जी है, अगर आप पेंसिल यूज करना चाहो तो कर सकते हो, पेन यूज करना चाहो तो पेन कर सकते हो। लेकिन क्योंकि डायग्राम बनाने में गलतियां होती हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पेंसिल से बनाएं ताकि मिटा के सही कर सके उसको। बाकी आपने बॉल पेन यूज करना होता है, इंक पेन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंक पेन यूज कर रहे हो अगर कोई गलती हो गई है तो आपने कोई रिमूवर, कोई वाइटो यूज नहीं करना है। आपने बस एक लाइन लगानी है, ऐसे काटना है और उसके ऊपर या आगे से आंसर आपने कंटिन्यू कर देना है। प्रोडक्ट टेबल आपको इसमें गिवन होगा। तो हम बात कर रहे थे वो जो हमारी इक्वेशन बैलेंसिंग है उसमें अक्सर फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो भाई उसको छोड़ देना, कोई मसला नहीं है। 1 मार्क अगर तुम छोड़ के जा रहे हो, एंड में टाइम बचता है तो जितना टाइम बचा है वो लगा देना उस पर, लेकिन बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। अब अगर इसको बैलेंस करने जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो फॉस्फोरस 4 हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 चीज़ 12। तो राइट साइड पे 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर के साथ 6 लगाना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 × 6 वाटर के साथ, और 10 जो है वो P4O10 के साथ है, तो टोटल 16 ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 16 ऑक्सीजन बनाने के लिए O2 के साथ 8 लगाना पड़ेगा।
सही है, आज का पेपर हम यहीं तक रखेंगे, बाकी कल इसका सेक्शन बी होगा और एक और पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन बी में हम लोगों को 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन हम लोग चारों करेंगे ऑब्वियसली। तो बाकी टाइम बचेगा कल, तो हम ऑब्वियसली टाइम बचेगा, हम दूसरा पेपर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग आप लोगों को पोस्ट हो जाएगी, इसका एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, उस प्लेलिस्ट को आप सब्सक्राइब करके रखो, तो रोज वहाँ पे जो अपलोड होंगे लेक्चर्स वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, देखते रहना। पेपर 2 पे फोकस करो, पेपर 2 तुम्हारा ग्रेड बनाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।